श्री बालाजी श्याम शरण क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों का अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानेंगे। संपूर्ण अध्ययन होगा। पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रधानमंत्री पद का अध्ययन किया है। बहुत अच्छा वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों का अध्ययन करेंगे। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हैं। इन सब का हम बारीकी से ट्रिक की सहायता से अध्ययन करेंगे। आप सभी को मेरा साथ देना। आइए ट्रिक के साथ में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण अध्ययन होगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है मेरे साथियों। ट्रिक है इसकी जलाई मोज इराविच राव अदेई अमन। ये इसकी ट्रिक है मेरे साथियों। 3-4 बार बोलना है। जलाई मोच इराविच राव अदेई अमन। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे साथियों, आप सबको विदित है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। प्रधानमंत्री पद की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में यानी 1721 में ब्रिटेन से शुरू हुई थी और ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वोलपोल बने थे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने मेरे साथियों। 1947 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका योगदान था। 1947 से 64 तक ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो निर्वाचित व मनोनीत थे। निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, यानी एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों प्रकार के प्रधानमंत्री रहे। और इनको पहली बार शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। पहली बार शपथ किसने दिलाई मेरे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को ये तो पता है। इसी के साथ में पंचशील समझौता किया इन्होंने। पंचशील समझौता, इनकी उपलब्धियां देख रहे हैं मेरे साथियों। पंचशील समझौता और ये कब हुआ मेरे साथियों? 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को चीन के पीएम थे चाउ एन लाई। अब ये पंचशील समझौता चाउ एन लाई के साथ में किया। चाउ एन लाई, ये चाई हो गया। चाउ एन लाई के साथ में पंचशील समझौते का प्रतिपादन किया। पंचशील समझौता ये है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करेंगे, सह अस्तित्व जीव और जीर्णोद्योग की भावना के साथ में रहेंगे। उसी के साथ में एक दूसरे के तौर पर लाभ के पद पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को चाउ एन लाई के साथ में संपन्न किया। इसी के साथ में ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, रंगभेद नीति के विरोधी थे। उसी के साथ में गुट निरपेक्षता के समर्थक थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1960 में सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था। तो सिंधु नदी समझौता हुआ। सिंधु नदी समझौता इन्हीं की देन थी। उसी के साथ में 1961 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन की शुरुआत बेलग्रेड में जो सम्मेलन हुआ उसमें भाग लिया। इन्हीं के कार्यकाल में हुआ गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था मेरे साथियों। यानी संपूर्ण विश्व एक साइड में रूस है, एक साइड में अमेरिका है, उसके साथ में खड़े थे। संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बट गया था। लेकिन भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता का क्या किया? समर्थन किया। बेलग्रेड में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया और गुट निरपेक्ष एक सम्मेलन, एक समूह की शुरुआत करने वाले स्थापक सदस्यों में थे नासिर टिटो के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी के साथ में ऐसे प्रधानमंत्री जिनको दो देशों की नागरिकता प्राप्त थी। एकमात्र प्रधानमंत्री 2 देशों की नागरिकता, भारत और
भारत एवं ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त थी इनको। भारत एवं ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त थी। भारत एवं ब्रिटेन की नागरिकता इनको प्राप्त थी। अहमद नगर जेल में रहे। उसी के साथ में इन्होंने 2 पुस्तक लिखी मेरे साथियों, और 2 पुस्तक थी, 2 पुस्तकें लिखी, 2 पुस्तकें लिखी। एक तो था भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, एक पुस्तक तो ये थी भारत की खोज, और एक था विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक। 2 पुस्तक इसने लिखी थी, और ये 47 से 64 तक सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, सबसे लंबा कार्यकाल था मेरे साथियों, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि एक देश के एकमात्र कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो गुलजारी लाल जी नंदा साहब रहे थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में 10-10, 15-15 दिन कार्यवाहक क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल जी नंदा, और इनका समाधि स्थल नारायण घाट कहलाता है। गुलजारी लाल जी नंदा साहब की बात हो रही है। और पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। अब लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे मेरे साथियों, आनंद आएगा लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ने में, जबरदस्त इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जबरदस्त इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। देखेंगे इनको। मेरे साथियों लाल बहादुर शास्त्री 47 से 64 तक तो जेल नेहरू था, और बीच में 10-12 दिन कौन आ गया, गुलजारी लाल जी नंदा, और ये फिर आगे 1964 से 66 तक लाल बहादुर जी शास्त्री साहब। अब देखो महानायक कहते हैं इनको, महानायक कहते हैं इनको। वास्तव में महानायक थे, शरीर से छोटे थे लेकिन दमदार व्यक्ति थे, कलेजे वाले व्यक्ति थे। इसी के साथ में 1965 में भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध के समय पीएम थे, युद्ध हुआ इनके कार्यकाल में। युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया कि तोपों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दो, पाकिस्तान की ओर कर दो, तोपों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दो। ये नारा दिया ये तोपों की मुंह और तोपों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दो। मेरे साथियों भारत की विजय हुई, लाहौर तक भारत का कब्जा हो गया, लेकिन भारत तो दयालु है, छोड़ दिया फिर बाद में। लेकिन युद्ध के समय नारा दिया तोपों का मुंह कहाँ कर दो, पाकिस्तान की ओर कर दो। लेकिन युद्ध के दौरान इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। पंजाब के शेर के नाम से प्रसिद्ध कौन, लाल बहादुर जी शास्त्री साहब। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद में भारत की विजय हुई थी, और विजय हो गई यानी क्रांति हो गई, और क्रांति के बाद में मेरे साथियों क्या होती है, शांति होती है। क्रांति के बाद में शांति होती है। ये आपको सब ये अच्छी तरीके से विदित है कि लड़ाई के बाद में क्या होती है, शांति होती है। तो शांति हो गई, चलो ठीक है। अब शांति कैसे हुई ये देखते हैं कि ताशकंद समझौता हुआ, और ताशकंद समझौते में कैसे दगा होता है। मेरे साथियों ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, और ये ताशकंद का है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में भी ताशकंद से दूर समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हो गया, ताशकंद समझौता। अब साइन हुए मेरे साथियों पाकिस्तानी अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के दोनों के क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। अयूब खां
और लाल बहादुर शास्त्री जी क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर होने के साथ में समझौता हो गया, और समझौता होने के बाद में अगले दिन 11 जनवरी को सुबह, यानी ये 10 जनवरी की रात को ही खत्म हो गए थे। 11 जनवरी 1966 को क्या हुई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई किनकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के साथ में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी मेरे साथियों। संदिग्ध अवस्था में इनके साथ में दगा हुआ था, इनके साथ में दगा हुआ था। इनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने कोर्ट में जो तथ्य दिए उनमें से एक थे कि इनका शरीर पीला पड़ गया, सॉरी, इनका शरीर नीला पड़ गया, और नीला पड़ा तो आधा ही क्यों पड़ा, उसी के साथ में इनकी दैनिक डायरी जो रोज की दैनिक दिनचर्या लिखते थे वो कहाँ है, वो नहीं उपलब्ध कराया। उसी के साथ में इन्होंने ये कहा कि अगर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी दो देशों के मुखिया अगर मीटिंग कर रहे हैं तो उस कमरे में दूर संचार की व्यवस्था यानी फ़ोन की व्यवस्था क्यों नहीं थी। हाँ, इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आरटीआई के माध्यम से उन्होंने जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो क्यों नहीं करवाई गई। इसी के साथ में इनके जो निजी सचिव थे, निजी सचिव जो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट, उनका नाम था कुलदीप अय्यर। कुलदीप अय्यर ने एक पुस्तक लिखी, और कुलदीप अय्यर ने पुस्तक में ये कहा कि मैं 10 जनवरी की रात को लाल बहादुर शास्त्री जी के कमरे में गया। जाने के बाद में उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो ये सब तथ्य ये इंगित करते हैं कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में दगा हुआ था, स्लो पॉइजन दिया गया था। संदिग्ध अवस्था में इनकी मौत हुई थी, और विश्व को प्रथम बार भारत की सामरिक शक्ति का एहसास कराने वाले, सैनिक शक्ति का एहसास कराने वाले प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कलेजे वाले थे, जबरदस्त थे, कद के छोटे थे, लेकिन सैल्यूट करता हूं मैं लाल बहादुर शास्त्री साहब को। तो ऐसे लाल बहादुर जी शास्त्री जी थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया। युद्ध के समय डरे नहीं, ये कहे कि तोपों का मुंह पाकिस्तान की ओर कर दो और इनको दिखा दो कि इंडिया में क्या ताकत है, इंडिया क्या है। तो ये थे लाल बहादुर जी शास्त्री साहब। आगे देखते हैं अपन। इनकी मृत्यु हो गई, और विदेश में मरने वाले प्रथम क्या थे, प्रथम पीएम थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। विदेश में मरने वाले एकमात्र थे वाले एकमात्र पीएम यही थे। ताशकंद में क्या हुई, इनकी मौत हुई थी। आगे देखते हैं मेरे साथियों, आगे देखते हैं तो कुछ दिनों बाद में 11 जनवरी को इनकी मौत हो गई। फिर गुलजारीलाल जी नंदा कार्यवाहक क्या बने, 10-12 दिन कार्यवाहक क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अब ई से कौन आ गया, इंदिरा गांधी जी। ई से इंदिरा गांधी जी आ गई। इंदिरा गांधी मातृत्व शक्ति की प्रतीक। 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी जी आ गई। देश की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी। इनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। एक बार तो कब हुआ, 1971 में भारत व पाक के बीच में युद्ध हुआ, तब राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। एक बार हुआ 1975 में। देश में आंतरिक अशांति के कारण देश में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, और ये विवादास्पद रहा। ये क्यों लगा था मेरे साथियों, पुरुष नसबंदी के कारण। जनसंख्या को कम करने के लिए पुरुष नसबंदी इन्होंने चलाई। पुरुष नसबंदी के कारण देश में क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और पुरुष जंगलों में चले गए थे, डूंगरों में चले गए थे। बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि पुरुष नसबंदी के कारण, आंतरिक अशांति के कारण क्या
द्वितीय बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो युद्ध के बाद में फिर शांति होती है। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता मेरे साथियों जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो व इंदिरा जी के बीच में, इंदिरा गांधी जी के बीच में हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में शिमला समझौता हुआ था। अब मेरे साथियों, इसके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में प्रथम बार परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई 1874 को। प्रथम बार परमाणु परीक्षण 18 मई 1874 को हुआ। 18 मई 1874 को हुआ। उसी के साथ में बांग्लादेश का उदय हुआ कब, 71 में, इनके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। और बांग्लादेश का उदय करने में इनका मेन योगदान था इंदिरा गांधी जी का। 1971 में इनके कार्यकाल में बांग्लादेश का उदय हुआ। और मेरे साथियों, बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था पहले। ये क्या था, पूर्वी पाक था। मतलब जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े हुए तो पाकिस्तान के दो जगह पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। मतलब कहने का मतलब हिंदुस्तान के टुकड़े हुए तो पाकिस्तान के 2 भाग थे। एक तो पश्चिम पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, और एक बांग्लादेश जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1971 में बांग्लादेश का उदय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और इंदिरा गांधी जी ने जी जान लगा दी, यानी पाकिस्तान का विखंडन करने में, बांग्लादेश बनाने में। यूएनओ में ले गई इस मुद्दे को। सबसे पहले मान्यता दी किसने, इंदिरा गांधी जी ने। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। उसी के साथ में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ मेरे साथियों, 1976 में। इसको लघु संविधान कहते हैं। इस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, छोटा संविधान। यानी बड़े पैमाने पर क्या हुआ, बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। प्रस्तावना भी जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उन सबको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार भक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा अवसर की समानता एवं उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में एतद द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मापित करते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान की प्रस्तावना में भी अखंडता पंथ निरपेक्षता एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। बड़े पैमाने पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बड़े पैमाने पर क्या हुआ था मेरे साथियों, परिवर्तन हुआ था। ये थी इंदिरा गांधी जी, जो 1966 से और 77 के बीच में क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। मोरार देसाई जी मेरे साथियों प्रथम गैर कांग्रेसी क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। यानी 1947 से 77 तक एक छत्र राज्य था किसका, कांग्रेस का। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई बने। इनका जन्म दिवस 4 वर्ष में आता था, 4 वर्ष में जन्मदिन, क्योंकि 29 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। और 29 फरवरी कितने दिन में आती है मेरे साथियों, 29 फरवरी कितने दिन में आती है, 4 साल में आती है। मोरारजी देसाई जी की बात हो रही है, 4 साल में 29 फरवरी आती है। और प्रथम गैर कांग्रेसी क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। इनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978। और ये क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार
तक रहा है मोरारजी देसाई साहब? 1977 से 79 के बीच में, 79 के बीच में क्या रहे, पीएम रहे। और ये 78 में हुआ। संपत्ति का अधिकार, इसको आर्टिकल 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 19 में भी था, अनुच्छेद 19 में भी था। यहाँ से हटा के, दोनों जगह से हटा के और 300 कै में डाल दिया गया है। और वर्तमान में क्या है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, कुछ भी कह सकते हो आप, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये थे कौन, मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब। अब आगे चलते हैं तो मेरे साथियों, जैसे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। 77 से 79 के बीच में कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और जैसे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी मेरे साथियों, ये रहे 1979 से 80 के बीच में क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, पहली बात तो। और इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को, जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसान दिवस के रूप में, किसानों के नेता थे, किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। एकमात्र पीएम थे जिनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, सॉरी, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। अल्प समय के लिए रहे। फिर आ गई कौन, इंदिरा गांधी जी। फिर आ गई मेरे साथियों इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, वापस इंदिरा गांधी जी आ गई। अब जो इंदिरा गांधी जी थी, ये 1980 से 84 के बीच में, 1980 से 84 के बीच में ये पीएम रही। पहला कार्यकाल इनका कब था, 1966 से 77 के बीच में। अब इन्होंने यहां नया काम क्या किया, 1 जून 1984 दूसरे कार्यकाल में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, क्यों चलाया, आतंकवाद समाप्ति के लिए, आतंकवाद समाप्ति के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया 1 जून 1984 में। लेकिन क्या हुआ, खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी के 2 बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, सतवंत सिंह एवं बेअंत सिंह, दोनों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बॉडीगार्ड थे इनके, बॉडीगार्ड थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को। बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरे कार्यकाल की बात है। अब होता यह है कि उसी समय जो अन्य सुरक्षा गार्ड थे, बेअंत सिंह को गोली मार के क्या कर देते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं। सतवंत सिंह और इनके साथ में केयर सिंह जो अन्य व्यक्ति था, केयर सिंह जो इनको उकसाया था, दोनों को फांसी दी जाती है। तो ये इनका दूसरा कार्यकाल था इंदिरा गांधी जी, और ये शक्ति की प्रतीक थी, जबरदस्त प्रधानमंत्री रही हुई है इंदिरा गांधी जी। आगे देखते हैं रासे राजीव गांधी, रासे राजीव गांधी, रासे राजीव गांधी। और ये राजीव गांधी जी मेरे साथी हो, राजीव गांधी, ये राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर को पीएम बन गए थे। 1984 से 1989 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री रहे।
आज तक के सबसे युवा 40 वर्ष की उम्र में बन गए थे, 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, सबसे युवा पीएम। इसी के साथ में कंप्यूटर क्रांति के जनक, कंप्यूटर क्रांति के जनक यही थे, लाल बहादुर जी शास्त्री। उसी के साथ में एकमात्र पीएम जिन्होंने कैबिनेट की बैठक सरिस्का अभ्यारण्य में रखी, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर राजस्थान। सरिस्का अभ्यारण्य में रखी। उसी के साथ में तमिल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, यानी लिट्टे के आतंकवाद को समाप्ति हेतु कोलंबो समझौता हुआ। कोलंबो समझौता 1987 में हुआ है। जयवर्धने राजीव समझौता हुआ था। इसी के साथ में इनके कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1985 हुआ और 52वां संविधान संशोधन दल बदल पर रोक, यानी व्यक्तिगत दल बदल पर रोक है, सामूहिक दल बदल हो सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसी के साथ में इन्हीं के कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ। इसके तहत जो मतदान की आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, मतदान की आयु 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई, 18 वर्ष की गई। और ये 89 तक क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब मेरे साथियों बात यह है कि ये तो हो गया राजीव गांधी जी। अगले हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह का मतलब वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ये रहे 1989 से 90 के बीच में। वीपी सिंह 1989 से 90 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे। पीएम बनने से पहले कर्नाटक के सीएम थे। राष्ट्रीय जनता दल मोर्चा सरकार से क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अल्प कार्यकाल रहा था। जैसे चंद्रशेखर, अगला कौन है, जैसे चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर 1990 से 91 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे थे। मेरे साथियों, इंदिरा गांधी जी ने इनको युवा तुर्क कहा था। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क कहा था। और तुर्क क्यों कहा, क्योंकि ये कांग्रेस का नेता होते हुए भी कांग्रेस की आलोचना करता था। इस कारण इनको युवा तुर्क की क्या दी, युवा तुर्क कहा था इंदिरा गांधी जी ने चंद्रशेखर जी को। उसी के साथ में एकमात्र पीएम जिन्होंने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया। लाल किले पर झंडा नहीं पहनाया।
क्योंकि ये जो पीएम रहे थे नवंबर 1990 से जून 1991 तक, तो न तो नवंबर 1990 से जून 1991 तक इन्होंने झंडा फहराने का क्या नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। साथियों, अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो राव से नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम था मेरे साथियों पामुलाप्रति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलाप्रति वेंकट नरसिम्हा राव। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी दल का सदस्य नहीं था, प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी दल का सदस्य नहीं था, यानी न तो लोकसभा का सदस्य था न राज्यसभा का सदस्य था। फिर 6 माह में लोकसभा की इन्होंने क्या ली थी, सदस्यता ली थी। प्रधानमंत्री को किसी भी एक दल का सदस्य होना आवश्यक है। अगर प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी दल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्यता लेनी होगी। उसी के साथ में इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन किया। पूर्व की ओर, इसका मतलब यह है कि अपने पूर्व की ओर जितने भी देश हैं उनके साथ में मधुर संबंध स्थापित करने की नीति थी। पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसने? नरसिम्हा जी राव ने। आगे ऐसे अटल जी। अब अटल जी की तो बात यह है कि ये अटल जी केवल यहां पर कितने दिन? केवल 13 दिन पीएम बने थे। सबसे छोटा कार्यकाल था किनका? अटल जी का। उस समय सबसे छोटा काल था। 16 मई से 1 जून तक, 16 मई 1996 से 1 जून तक इनका कार्यकाल था। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक क्या था इनका? 1996 तक इनका क्या था? कार्यकाल था मेरे साथियों। सबसे छोटा कार्यकाल था उस समय अटल जी का, लेकिन ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। फिर आ गया एच.डी. देवगौड़ा जी। एच.डी. देवगौड़ा, डोडेगौड़ा, हरदनल्ली देवगौड़ा। जैसे एच.डी. देवगौड़ा जी, फुल फॉर्म है इनकी हरदनल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। हरदनल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। और ये कर्नाटक के सीएम थे। पीएम बनने से पहले उसी के साथ में इन्होंने सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अगर हस्ताक्षर नहीं किए से मना किया। व्यापक परमाणु अप्रसार संधि मना किया। तो ये थे एच.डी. देवगौड़ा साहब, हरदनल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। और 1996 से 97 के बीच में ये क्या थे? 97 के बीच में क्या थे? प्रधानमंत्री जी। अब इनके बाद में आता है ई से इंद्र कुमार गुजराल। मेरे साथियों, इंद्र कुमार गुजराल जी। आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 के बीच में। इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 के बीच में प्रधानमंत्री रहे गुजराल साहब। इन्होंने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब ये गुजराल सिद्धांत भी वही है। ये देवगौड़ा सरकार में क्या थे? ये विदेश मंत्री थे। और ये जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे मधुर संबंध स्थापित करने की नीति थी। कौन? गुजराल सिद्धांत। अब उसी के साथ में इन्होंने फरक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फरक का समझौता कब हुआ था? 1996 में।
1996-97 में हुआ था। फर्क का समझौता शेख हसीना के साथ में हुआ था। शेख हसीना के साथ में फर्क का समझौता हुआ। शेख हसीना बांग्लादेश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, शेख हसीना के साथ में फर्क का समझौता गंगा नदी के विवाद से संबंधित है मेरे साथियों। गंगा नदी के जल के विवाद से संबंधित है। फर्क का समझौता पर हस्ताक्षर किए इंद्र कुमार गुजराल साहब ने। फर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी गुजराल साहब ने। एक तो थी पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, और एक थी मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। एक दूसरी पुस्तक थी मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये दूसरी पुस्तक थी। और पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। पीवी नरसिम्हा राव ने किया था पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन। जो ये नीति थी कि पूर्व में स्थित देशों के संबंध, जो पूर्व में अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ में मधुर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया थी। लेकिन पूर्व की ओर देखो नामक पुस्तक किसने लिखी, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने लिखी थी मेरे साथियों। इंद्र कुमार गुजराल साहब ने लिखी थी। तो ये थे आई के गुजराल, जो 97 से 98 के बीच में क्या रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे थे। अब आ गए अटल जी, वापस आ गए 13 दिन के बाद में अटल जी 98 से और 2004 के बीच में ही रहे। फिर ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक अटल जी। मेरे साथियों इनकी उपलब्धियां पहली देखते हैं ना, तो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति। दूसरी उपलब्धि यह थी 11 से 13 मई के बीच में 1998 पोखरण जैसलमेर में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। द्वितीय परमाणु परीक्षण अटल जी ने किया। इसी के साथ में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय चलाया। भारत की क्या हुई, भारत की विजय हुई, भारत की विजय हुई। इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन इसमें जोड़ दिया इन्होंने जय विज्ञान, जय विज्ञान। तो ये थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब मेरे साथियों अटल जी के बाद में आ जाते हैं मनमोहन सिंह जी। अटल जी के बाद में मनमोहन सिंह जी आ जाते हैं। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, प्रथम सिख पीएम थे मेरे साथियों। उसी के साथ में प्रख्यात अर्थशास्त्री है। पीएम बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर थे और
असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए, असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। एक उपलब्धि इनकी देखते हैं तो 2006 में यूएसए के साथ में असैन्य समझौता, असैन्य परमाणु समझौता, समझौता किया। प्रख्यात अर्थशास्त्री थे लेकिन ये कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उस प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। न से नरेंद्र मोदी जी, न से नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी 2014 से वर्तमान तक नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान तक। अब देखो, एक तो 3 तलाक, जबरदस्त है 3 तलाक, नोटबंदी, और एक है आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर 370 हटाया। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, महसाणा जिला, वडनगर गांव और गुजरात राज्य में हुआ। 17 सितंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम पीएम, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम पीएम। पहला लोकसभा का चुनाव इन्होंने कहां से लड़ा, वाराणसी से लड़ा। मेरे साथियों, पहला लोकसभा चुनाव इन्होंने कहां से लड़ा, वाराणसी से लड़ा। अब तक सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रथम पीएम है, अधिक मतों से जीतने वाले पीएम है, सबसे अधिक मतों से जीतने वाले पीएम हैं। उसी के साथ में प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली विदेश यात्रा, यानी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली विदेश यात्रा कहाँ की इन्होंने, मेरे साथियों, भूटान देश की। उसी के साथ में महानायक कहलाते हैं ये। उसी के साथ में योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया है, NITI, नीति आयोग कर दिया है, नीति आयोग कर दिया गया है। ये थे वर्तमान के प्रधानमंत्री, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग। तो ये था आज का वीडियो मेरे साथियों। आप सबसे निवेदन है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।